डेली न्यूज की खास पेशकश खबर दिनभर में आपका स्वागत है। मैं हूं दीक्षा शर्मा। चलिए रुक करते हैं दिनभर की बड़ी खबरों की। झालावाड़ जिले की मनोर थाना एसडीएम कोर्ट ने विधायक कंवरलाल मीणा के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया है। इतना ही नहीं, कोर्ट ने उन्हें 14 मई तक सरेंडर करने का आदेश भी दिया है। यदि वे सरेंडर नहीं करते हैं तो पुलिस उन्हें गिरफ्तार करेगी। यह मामला 2005 का है, जब मीणा ने एक धरना स्थल पर तत्कालीन एसडीएम की कनपटी का पिस्तौल तान दी थी और सरकारी संपत्ति को नुकसान भी पहुंचाया था। इतना ही नहीं, इस मामले में 2020 में अकलेरा की एडीजे कोर्ट ने कंवरलाल को राजकार्य में बांधा और सरकारी अधिकारियों को धमकाने और संपत्ति को नुकसान पहुंचाने के आरोप में 3 साल की सजा भी सुनाई थी। उन्होंने हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में अपील भी की, लेकिन दोनों अदालतों ने सजा को बरकरार रखा। सुप्रीम कोर्ट ने 7 मई को उनकी विशेष अनुमति याचिका खारिज करते हुए 2 सप्ताह में ट्रायल कोर्ट में आत्मसमर्पण का आदेश भी दिया था। राजस्थान सरकार, जो पिछले कुछ समय से प्रशासनिक अधिकारियों की भारी कमी से जूझ रही है, उनको जल्द ही बड़ी राहत मिलने वाली है। राज्य को 2024 की रिक्तियों के तहत कुल 32 नए अफसर मिलने जा रहे हैं, जिनमें से 27 अधिकारी राज्य सेवाओं से पदोन्नत होकर भारतीय प्रशासनिक सेवा यानी आईएएस और भारतीय पुलिस सेवा यानी आईपीएस में शामिल होंगे। यह प्रक्रिया जून 2024 तक पूरी कर ली जाएगी। इसके साथ ही राज्य सरकार ने राजस्थान प्रशासनिक सेवा यानी आरएएस के 19 अधिकारियों को आईएएस में पदोन्नत करने की सिफारिश भी की है। इसके लिए 57 योग्य अधिकारियों की सूची केंद्रीय कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग यानी डीओपीटी को भेज दी गई है। उम्मीद है कि इन अधिकारियों के इंटरव्यू मई में आयोजित किए जाएंगे और जून तक चयन प्रक्रिया भी पूरी कर ली जाएगी। चयन मेरिट और वार्षिक गोपनीय रिपोर्ट एसीआई के आधार पर होगा। इस बार प्रमोशन के लिए 1997 और 98 बैच के आरएएस अफसरों को प्राथमिकता भी दी जा रही है, जिनमें से साफ सुथरी छवि और कुशल प्रशासनिक अनुभव रखने वाले अफसरों की दावेदारी भी मजबूत मानी जा रही है। भारत और पाकिस्तान के बीच हाल ही में अचानक हुए सीज फायर को लेकर विपक्ष ने मोदी सरकार को घेरना शुरू कर दिया है। इसमें राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने एक्स पर पोस्ट करते हुए कहा कि ऐसी कौन सी मजबूरी रही जिससे भारत सरकार ने किसी तीसरे देश को इस मामले में दखल देने दिया, जबकि यह भारत की नीति के खिलाफ है। इतना ही नहीं, गहलोत ने 1961 में गोवा मुक्ति आंदोलन का जिक्र करते हुए कहा कि उस समय अमेरिका ने भी पंडित नेहरू से सैन्य कार्रवाई रोकने की अपील भी की थी, परंतु नेहरू की दृढ़ इच्छा शक्ति और भारतीय सेना के साहस से गोवा को पुर्तगाल के कब्जे से आजाद भी कराया गया। उन्होंने यह भी कहा कि पुर्तगाल एनएटीओ का सदस्य था और फिर भी भारत ने अंतर्राष्ट्रीय दबाव की परवाह किए बिना कार्रवाई की। इसके साथ ही उन्होंने 1974 में सिक्किम के भारत में विलय का उदाहरण देते हुए इंदिरा गांधी की भूमिका को भी याद किया। इतना ही नहीं, गहलोत ने यह भी बताया कि सिक्किम की महारानी अमेरिका की नागरिक थी और अमेरिका इस राज्य का समर्थन कर रहा था, लेकिन इंदिरा गांधी ने विदेशी दबाव को नजरअंदाज कर इसे भारत का हिस्सा बना दिया। राजस्थान की जनता को केंद्र की सरकार और मुख्यमंत्री विजयलाल शर्मा की डबल इंजन की सरकार ने एक और बड़ा तोहफा दिया है। जी हां, उत्तर पश्चिम रेलवे के द्वारा आज से जोधपुर और दिल्ली के बीच पहली बार वंदे भारत सेमी हाई स्पीड सुपरफास्ट स्पेशल ट्रेन का संचालन भी शुरू किया गया है। यह ट्रेन विशेष रूप से यात्रियों की सुविधा और दिल्ली मार्ग पर अतिरिक्त यातायात को ध्यान में रखते हुए चलाई जा रही है, जिसमें जोधपुर मंडल के डीआरएम अनुराग त्रिपाठी ने जानकारी देते हुए बताया कि ट्रेन संख्या 04815 वंदे भारत सुपरफास्ट स्पेशल दोपहर 2:30 से जोधपुर से रवाना होकर रात्रि 11:55 पर दिल्ली पहुंचेगी। यह ट्रेन आधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित है और यात्रियों को तेज, सुरक्षित और आरामदायक यात्रा का अनुभव भी कराएगी। इस ट्रेन का इन स्टेशनों पर ठहराव भी होगा, जिनमें शामिल है मेड़ता रोड, डेगाना, फुलेरा, जयपुर, अलवर, रेवाड़ी, गुड़गांव, दिल्ली शामिल है। इसके साथ ही सीनियर डीसीएम विकास खेना ने बताया कि ट्रेन पूरी तरह आरक्षित सेवा है, जिसमें जनरल टिकट और बिना आरक्षण यात्रा की अनुमति नहीं होगी। इसके अलावा यात्रियों को निर्धारित स्टेशनों से ही यात्रा करनी होगी और टिकट पूर्व में बुक कराना अनिवार्य होगा। जयपुर के सवाई मानसिंह स्टेडियम को एक बार फिर बम से उड़ाने की धमकी भरा ईमेल प्राप्त हुआ है, जिसमें लिखा है कि ऑपरेशन सिंदूर के सफल होने के बाद अब एसएमएस स्टेडियम को बम से उड़ाया जाएगा। यह मेल खेल परिषद के आधिकारिक ईमेल पर आया था, जिसमें धमकी मिलते ही खेल परिषद ने पुलिस कंट्रोल रूम को सूचित किया, जिसके बाद पुलिस क्विक रिस्पांस टीम यानी बम निरोधक दस्ता और अन्य सुरक्षा एजेंसियां मौके पर पहुंची। स्टेडियम को खाली कराकर सर्च ऑपरेशन भी शुरू किया गया। अब तक की जांच में स्टेडियम में कोई संदिग्ध वस्तु नहीं मिली। बता दें कि यह धमकी भरा मेल पहली बार ही नहीं मिला। इससे पहले 8 मई को भी एसएमएस स्टेडियम को बम से उड़ाने की धमकी मिली थी, लेकिन जांच में वह भी झूठी पाई गई। हाल ही में 9 मई को जयपुर मेट्रो स्टेशन और ट्रेन को भी बम से उड़ाने की धमकी मिली थी, जो बाद में अफवाह निकली। इसके बाद
इसके अलावा 20 फरवरी को एसएमएस मेडिकल कॉलेज भी इसी तरह की धमकी मिली थी। पुलिस अब ईमेल भेजने वालों की पहचान करने की कोशिश कर रही है। साइबर टीम भी अलर्ट पर है। सुरक्षा की दृष्टि से स्टेडियम को पूरी तरह सील भी कर दिया गया है। राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देश अनुसार वर्ष 2025 की द्वितीय राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन जिले भर में सफलतापूर्वक संपन्न हुआ। लोक अदालत में समझौता योग्य दीवानी, फौजदारी और पारिवारिक एमएसटी चेक, अनादरण श्रम, बैंक रिकवरी, उपभोक्ता एवं राजस्व से जुड़े कुल 2,03,673 प्रकरण रखे गए थे। इतना ही नहीं, प्राधिकरण के सचिव विशाल भार्गव ने बताया कि जिला एवं सेशन न्यायाधीश अभय जैन के निर्देशन और प्रेरणा से लोक अदालत की भावना के अनुरूप 1,79,302 प्रकरणों का निस्तारण किया गया। इन मामलों में कुल 17,28,00,000 और 55,645 रुपए की अवार्ड राशि पारित की गई। यह सभी प्रकरणों से प्री लिटिगेशन स्तर पर समझौते के माध्यम से सुलझाए गए, जिसमें वही न्यायालय में पहले से लंबित 19,472 प्रकरणों में से 9,859 मामलों का निस्तारण किया गया, जिनमें 15,24,00,000 और 31,865 रुपए की राशि का अवार्ड पारित हुआ। राजस्थान के टोंक जिले के उनियारा क्षेत्र से एक बड़ी सड़क दुर्घटना की खबर सामने आई। रविवार को ढिकोलिया खेलानिया मार्ग पर NH 116 पर एक निजी बस के पलटने से अफरा तफरी मच गई। यह हादसा उस समय हुआ जब बस जयपुर से राजपूत समाज के एक विवाह सम्मेलन से लौट रही थी। इस हादसे में बस में सवार 15 यात्रियों को चोटें आई, जिनमें से 3 की हालत गंभीर बताई जा रही है। इसके अलावा हादसे के बाद स्थानीय लोगों और राहगीरों की मदद से सभी घायलों को तत्काल उनियारा के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लाया गया, जहां प्रारंभिक उपचार के बाद 3 गंभीर रूप से घायल भी हुए। इन यात्रियों को टोंक जिला अस्पताल रेफर किया गया। घटना की जानकारी मिलते ही उनियारा थाना पुलिस मौके पर पहुंची और राहत एवं बचाव कार्य शुरू कराया। इसके साथ ही पुलिस ने बस को क्रेन की सहायता से सड़क किनारे भी करवाया और यातायात सुचारू करवाया। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार बस तेज गति में थी और एक मोड़ पर अनियंत्रित होकर पलट गई। इस हादसे के समय बस में करीब 30 से 35 यात्री सवार थे। हालांकि समय रहते कार्य शुरू हो गया, जिससे किसी की जान जाने की खबर नहीं है। अजमेर में एक बड़ी कार्रवाई करते हुए पुलिस अधीक्षक बादिंदा राणा ने सिविल लाइन थाने के 4 पुलिस कर्मियों के खिलाफ सख्त कदम उठाए, जिसमें सोमवार को थाना प्रभारी राजवीर सिंह को लाइन हाजिर कर दिया गया, जबकि हेड कांस्टेबल रामनिवास बिश्नोई, सिपाही सीताराम और चंद्र प्रकाश को निलंबित भी कर दिया गया। यह कार्रवाई जयपुर के एक युवक की शिकायत के बाद की गई, जिसमें आरोप लगाया गया था कि पुलिस कर्मियों ने उससे अवैध रूप से पैसे मांगे। इस जानकारी के अनुसार युवक को 3 दिन पहले धोखाधड़ी के एक मामले में बिना किसी विधिक प्रक्रिया के जबरन जयपुर से अजमेर लाया गया। इस दौरान पुलिस ने पहले युवक को गिरफ्तार करने का भय भी दिखाया और पैसे की मांग भी की। जब वह पैसे देने में असमर्थ रहा तो उसे शांति भंग की धारा में गिरफ्तार कर लिया गया। इस गिरफ्तारी से पहले कोई नोटिस या समन नहीं दिया गया और न ही कानूनी औपचारिकताएं भी पूरी की गई। उदयपुर में सड़क सुरक्षा को लेकर सांसद डॉक्टर मन्नालाल रावत की अध्यक्षता में एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में उदयपुर सरोई हाईवे पर चिन्हित 6 ब्लैक स्पॉट्स के सुधार के लिए केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी से भी चर्चा की गई। इस दौरान सांसद रावत ने बताया कि इन ब्लैक स्पॉट्स के सुधार के लिए लगभग 100 करोड़ रुपए की राशि स्वीकृत की गई। इस बैठक में उदयपुर ग्रामीण विधायक फूल सिंह मीणा ने बलीचा हाईवे पर बारिश के मौसम में बढ़ती सड़क दुर्घटनाओं के लिए NHAI की लापरवाही का मुद्दा भी उठाया। इसके साथ ही जिला कलेक्टर नमित मेहता, जिला परिषद CEO रिया डाबी और नगर निगम आयुक्त राम प्रकाश और सभी उपखंड अधिकारी भी उपस्थित रहे। इसी दौरान सभी ने जिले में सड़क सुरक्षा और दुर्घटनाओं की निगरानी और ब्लैक स्पॉट्स की पहचान और सड़क सुरक्षा अभियान सहित अन्य बिंदु पर चर्चा भी की। यह पहल सड़क सुरक्षा को प्राथमिकता देने और दुर्घटनाओं में कमी लाने के लिए महत्वपूर्ण कदम है। सांसद रावत और अन्य नेताओं की सक्रियता से उम्मीद भी जताई जा रही है कि इन सुधारों से क्षेत्र में सड़क सुरक्षा में सुधार होगा और दुर्घटनाओं में कमी भी आएगी। ब्यावर के व्यस्ततम भगत चौराहे पर लंबे समय बाद ट्रैफिक लाइट का संचालन फिर से शुरू कर दिया गया। यह कदम SP श्याम सिंह के निर्देश पर उठाया गया, जिसके तहत क्षेत्र में यातायात को सुचारू और व्यवस्थित करने का भी प्रयास किया जा रहा है। इसी दौरान ट्रैफिक इंचार्ज मंगल चंद्र राजू सिंह और शहीद और अन्य ट्रैफिक पुलिसकर्मी ट्रैफिक व्यवस्था की निगरानी और संचालन की जिम्मेदारी निभा रहे हैं। इसके अलावा ट्रैफिक लाइट का संचालन प्रतिदिन सुबह 8 बजे से 1 पहर तक तथा दोपहर 3 बजे से रात 8 बजे तक किया जाएगा। इसके अलावा भगत चौराहा शहर का एक प्रमुख ट्रैफिक जंक्शन है, जहां दिन भर भारी वाहन, स्कूल बसें, ऑटो और निजी वाहन चलते हैं। इसी दौरान ट्रैफिक लाइट के संचालन से अब यहां का यातायात अधिक अनुशासित और व्यवस्थित हो सकेगा। इसके साथ ही नागरिकों को जाम व्यवस्था और सड़क दुर्घटनाओं से राहत भी मिलेगी।
स्थानीय लोगों ने इस पहल का स्वागत किया है और उम्मीद भी जताई है कि भविष्य में शहर के अन्य प्रमुख चौराहों पर इसी तरह ट्रैफिक लाइट व्यवस्थाओं को फिर से सक्रिय किया जाएगा। तो ये 3 दिन भर की तमाम बड़ी खबरें कल फिर आपके साथ रूबरू होंगे। तब तक के लिए नमस्कार।